आपकी एक पुस्तक लोकराज से लोकनायक काफ़ी चर्चित पुस्तक हुई है, अभी पब्लिश हुई है हाल फिलहाल में एनबीटी के द्वारा। आखिर इस छोटे से शहर में रहकर आप इतनी बड़ी सोच कैसे स्थापित कर लिए और कैसे आपको लगा कि आपकी पुस्तक को आज़ादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में शामिल किया जाएगा? ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, औरंगाबाद के लिए ही नहीं, बिहार के लिए। तो कैसे आपने इस कार्य को अंजाम दिया? देखिए, जब मेरी पढ़ाई हो रही थी, जब मैं 12th के दिनों में था, उस समय बिहार में जो सिचुएशन था, जो शिक्षा की स्थिति थी और जैसा भी वातावरण था, तो कुल मिलाकर के यहाँ से माइग्रेशन बिहार से बाहर हो रहा था, दिल्ली की ओर माइग्रेशन हो रहा था। तो तब जब चर्चाएं होती थी कि जयप्रकाश के चेलों का राज है, उनके शिष्यों का राज है, बिहार पर उन्हीं का राजपाट है, और उस समय लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन खराब हुई थी, तब हमें सोचने पर लगता था कि आखिर जयप्रकाश जी हैं कौन। जयप्रकाश जी तो कोई महान क्रांतिकारी हैं, उनके बारे में जैसा हमने तब थोड़ा सुना था, लेकिन उनके चेले, अगर उनके चेलों का राज है, लोग ऐसा उपहास के रूप में कहते थे, तो क्या जयप्रकाश जी कैसे व्यक्तित्व हो सकते हैं, उसके बारे में, उनके बारे में जानने की मुझे उत्सुकता थी। जब मैं पत्रकारिता के दिनों में आया तो जयप्रकाश जी पे काफ़ी जो है काम किया, काफ़ी उनके बारे में पढ़ा, और बाद के कालों में मुझे लगा कि जयप्रकाश जी तो संत थे, राजनीति के संत थे। उन्हें सामर्थ्य होते हुए भी सत्ता का कोई लोभ नहीं था, किसी भी रूप में सत्ता को उन्होंने जो है अख्तियार नहीं किया, न कोई पद पाया। लेकिन उनके चेलों पे लगने वाले आरोप जयप्रकाश जी को भी आरोपित कर रहे थे, इसलिए मैंने जो है निर्णय लिया कि मैं जयप्रकाश जी पर व्यापक अध्ययन करूंगा और जयप्रकाश जी पर लिखूंगा। और इस क्रम में लॉकडाउन के, कोरोना के काल में जब दुनिया बंद हो गई थी, वैसे में सृजनशीलता लोगों का उभर रहा था, मैंने भी लिखने का काम किया और काफ़ी शोधपरक काम किया। मैंने जो है प्राइमरी एविडेंस को, जो प्राइमरी स्रोत थे, सोर्स थे, उसको आधार बनाकर मैंने जयप्रकाश जी की जीवनी के सारे आयाम को लिखा, क्योंकि अब तक जो जयप्रकाश जी की जीवनी लिखी गई है वो अपने अपने तरीके से, अपने अपने राजनीति को या अपने अपने तरीके से अपने अपने लाभ को उठाने के लिए लोगों ने लिखा। मैंने उससे लिख से अलग हट करके जयप्रकाश जी को जीवनी को लिखने का काम किया। और छोटे शहर में रहने का फ़ायदा या घाटा क्या है कि यहाँ पर आप एक कमरे में बंद होते हैं तो कुल मिलाकर के आपका जो सर्किल होता है वो छोटा होता है। छोटा होने के बाद जो है आप में सृजनशीलता अगर है तो आप लेखकीय काम को आसानी से अंजाम दे सकते हैं। रोजी रोटी की समस्या थोड़ी सीमित होती है, यहाँ पे कम खर्च में भी जो है काम चल जाता है। वैसे में आपके जो आयाम होते हैं सृजनशीलता के, वह जो है कहीं ना कहीं खुल जाते हैं, आप उसमें खुल करके काम करने की स्थिति में होते हैं। हालांकि जयप्रकाश नारायण पर बहुत सारी किताबें लिखी जा चुकी हैं और सभी किताबें चर्चित हुई हैं। लोग उसका अध्ययन करते हैं, अनुसरण करते हैं कि तब की राजनीति और अब की राजनीति में क्या अंतर आया है। आपने सही बात कहा कि समाजवादी के पुरोधा रहे हैं और अभी जितनी भी राजनीति गलियारे में जो भी नेता भी वर्क कर रहे हैं, सब जयप्रकाश जी से ही रिलेटेड हैं। उसके बावजूद भी जयप्रकाश की सोच, जयप्रकाश की नीति और सिद्धांत, जयप्रकाश के विचार क्यों नहीं सफल हो पा रहे हैं? इसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं? देखिए, व्यवहार में और सिद्धांत में बहुत फर्क होता है। जयप्रकाश जी की राजनीति व्यवहारवादी तो थी, लेकिन सिद्धांत के पुट उसमें ज़्यादा थे। सिद्धांत जब न खाली सिद्धांत व्यवहार के रूप में आता है तो कहीं ना कहीं उसके जो चलाने वाले लोग होते हैं उसमें अपने अपने तरीके से अपने व्यूज को डाल देते हैं, अपने लोभ को, अपने इनपुट, अपने संपुट को डाल देते हैं। उस स्थिति में चीज़ें जो है, जो व्यापकता के साथ धरातल पर आनी चाहिए थी, वो नहीं आ पाती है। तो अपने अपने जयप्रकाश के सिद्धांतों को अपने अपने तरीके से प्रयोग करने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई और राजनीति को सत्ता सुख का केंद्र बना लिया। इसलिए जो है जयप्रकाश का जो पूर्ण सिद्धांत था, जो राजनीति को लोक सत्ता के मार्फत से जोड़ना चाहते थे, राज सत्ता को लोक सत्ता के रूप में परिवर्तित करना चाहते थे, जहाँ पायदान, अंतिम समाज के अंतिम पायदान पे जो बैठा व्यक्ति है वह भी लोकतंत्र का भागीदार बने, सत्ता का भागीदार बने, उस सोच को उन्होंने वो जो है इम्प्लीमेंट करना चाहते थे, धरातल पर लाना चाहते थे। बहुत हद तक यह बात सही है कि उनके आंदोलन के बाद से राजनीति में एक विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। दलित और जो वंचित तबके हैं उनका भी राजनीति में जो है अच्छा प्रभुत्व हुआ और वो अच्छे अब राजनीतिक शीर्ष तक पहुंचने लगे। यह संक्रांति का काल है। संभव है कि आगे आने वाले कालों में यह जयप्रकाश जी का जो सिद्धांततः राजनीति है वह सही ढंग से और सही स्वरूप में चलेगा, जिसकी आशा की जा सकती है। क्या ये माना जा सकता है कि वर्तमान राजनीति में जयप्रकाश जी को मोहरा बनाया गया, जयप्रकाश जी के नाम का फायदा उठाया गया? देखिए, आंदोलन के, जब मैं किताब लिखने के क्रम में लोगों से मिल रहा था, समकालीन जो उनके आंदोलन से जुड़े हुए नेता वर्ग थे उनसे मिल रहा था, तो बहुत लोगों ने ऐसा स्वीकार किया कि देखिए, राजनीति में
छात्र संघ की राजनीति में कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग स्थापित थे और जयप्रकाश जी को एक मोहरा के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश उस समय से हो रही थी कि कैसे जयप्रकाश जी के कंधे को सामने रख करके अपने चेहरे को चमकाया जाए। यह बात उठी है, मैंने किताब में भी इस बात की जिक्र की है। तो कहीं ना कहीं कुछ हद तक तो उनके चेहरे को चमका करके, उनके चेहरे को आगे रख करके राजनीति में मोहरा बना करके राजनीतिक फायदा उठाने की बात हुई है। और वर्तमान स्वरूप में जो बिहार की राजनीति है उसमें यह चीज़ देखने को भी मिलता है। आखिर आपकी पुस्तक में अन्य पुस्तकों से क्या कुछ अलग है? आपने क्या देने की कोशिश की है कि लोग ज़्यादा इसको पसंद करें? देखिए, मैंने जो है पुस्तक में अपने तरीके से काम किया है। मैंने जो इन पे लिखी गई किताबें थी जयप्रकाश नारायण पर, उसको मैंने जो है द्वितीयक सोर्स बनाया। द्वितीयक सोर्स इस मामले में आप कह सकते हैं क्योंकि उससे मैंने तथ्यों का संग्रहण किया और संग्रहण करने के बाद मैं उनसे जुड़े हुए जो व्यक्ति थे, उनसे जुड़े हुए जो स्थान थे, उनसे जुड़े हुए जो लोग थे, जो साथ थे उस समय जयप्रकाश जी के साथ, मैंने उनसे जयप्रकाश जी के व्यक्तित्व को निखारने की कोशिश की है। जैसे शेखो देवरा आश्रम जो कौआकोल प्रखंड में है, जैसे आपने भूदान की बात सुनी होगी, भूदान से जो है प्रभावित थे जयप्रकाश जी, भूदान में बहुत सक्रिय रूप से भागीदार बने थे। भूदान से आगे औरंगाबाद में महुआ दान तक की स्थिति उत्पन्न हुई, इसको किसी ने आज तक कवर नहीं किया। इसके अलावे बहुत सारे ऐसे लोग थे जो ब्यूरोक्रेट भी थे, जो समाज सेवक थे, कुल मिलाकर के जयप्रकाश से जुड़े हुए थे। लेकिन बाद के कालों में राजनीति में बहुत चेहरा उनका नहीं चमक पाया, लेकिन जयप्रकाश के सिद्धांत को धरती पे उतारने का काम करने वाले, कंधा से कंधा मिला करके छात्र आंदोलन में भाग लेने वाले बहुत सारे नेता थे, बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे सामान्य लोग थे, बहुत सारे सामान्य कार्यकर्ता थे जो कहीं ना कहीं उपेक्षित थे। उनकी बातों से, उनसे मिल करके, उनसे बातें करके जयप्रकाश के जो व्यक्तित्व हैं, जो आयाम थे व्यक्तित्व को, उसको मैंने उभारने का काम किया और बिल्कुल सरल भाषा में सुगम्य प्रवाह के साथ लिखा गया है। मुझे विश्वास है कि लोग हाथों हाथ इसे लेंगे और जयप्रकाश के नए आयामों को जानने में उन्हें मदद मिलेगी। जाहिर सी बात है कि जयप्रकाश नारायण जी विशाल व्यक्तित्व के नेता रहे हैं और आज भी समाजवादी घरानों में उनकी पकड़ है, पूछ है, लोग जानते हैं, पहचानते हैं। तो क्या आपको ये लग रहा है कि जयप्रकाश नारायण जी के बहुआयामी व्यक्तित्व को आपने इसमें पूरा जगह दिया, आपने उनके साथ इंसाफ किया? देखिए, ऐसे जयप्रकाश जी के बारे में जब मैंने अध्ययन किया, जब मैं उनके बारे में लिखना शुरू किया, उसके लिए तथ्य संग्रहण किया, तो मुझे लगा कि 1.25 साल तो किसी भी किताब लिखने के लिए कम पड़, जयप्रकाश जैसे व्यक्तित्व के लिए 1.25 साल कम पड़ेंगे। अगर 125 साल दे दिया जाए तब भी जो है समय कम पड़ सकता है। कोई बहुआयामी व्यक्तित्व के थे। अब अमेरिका जाते हैं अध्ययन के लिए, वहाँ पर जो है फलों की टोकरी से सड़े फलों को निकालना, अच्छे फलों का संग्रहण करना, इस तरह से संघर्ष की एक कहानी थी जो उनके व्यक्तित्व से जुड़ा, जो शिक्षा से संघर्ष और संघर्ष से जो व्यक्तित्व निखार की स्थिति उत्पन्न करता है, सो लेकर के भारतीय राजनीति में आना और वहाँ कांग्रेस में एक समाजवादी धड़ा को खड़ा करना और कांग्रेस के धड़े के साथ जो है उसे स्थापित करना, स्वतंत्रता संग्राम में इस समाजवाद को जो है कांग्रेस के भीतर ला करके खड़ा करना, फिर समानांतर स्थिति लाना। 55 के आसपास के दशक में जो है 1955 के आसपास की स्थिति में जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें जो है मंत्रिमंडल में भी आने का ऑफर दिया था। 52 के चुनाव में इन्हें जहानाबाद से टिकट दिया जा रहा था जो कि पूर्ण रूप से सुरक्षित टिकट था और वह जो है चुनाव जीतते ही और सांसद बनते कहीं कोई नहीं रोक सकता था। तो कुल मिला जुला करके राजनीति में एक संत की स्थिति है, राजनीति में संत की स्थिति है। और यह जो संत की स्थिति है, अद्भुत सामर्थ्य और क्षमता के बावजूद भी इन्होंने राजनीति में कोई पद लोलुपता की स्थिति नहीं उत्पन्न की। यह इनके व्यक्तित्व के आयाम को बहुत व्यापक बनाता है। इसके अलावा अगर ऐसे व्यक्ति की हम बात करें जो कि आज़ादी की लड़ाई में भी भाग लिया हो और आज़ादी के बाद राजनीति के परिपक्वता, राजनीति के परिशुद्धिकरण में या राजनीति को आम आदमी तक पहुंचाने के आंदोलन में भाग लेने वाले जयप्रकाश जी कुछ लोगों में शामिल हैं। तो वैसी स्थिति में जयप्रकाश के आयामों को मैंने एक लेखक के तौर पे, एक छोटे लेखक के तौर पे या लेखक के तौर पे मैंने उसे समाहित करने की कोशिश की है। लेकिन यह मैं पूर्ण दावे के साथ कभी नहीं कह सकता हूँ कि जयप्रकाश नारायण जी के सारे आयामों को मैंने जो है अपने इस पुस्तक में सम्मिलित करी। इसके लिए मेरी एक योजना है, मैंने अपनी भूमिका में भी लिखा है कि जयप्रकाश नारायण पे एक द्वितीय किताब, जो सेकंड किताब होगा, वह भी मैं लाऊंगा। उसके लिए भी काम चल रहा है जो आगे आने वाले समय में आपको दिखेगा।